नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज मैं दादाजी की चौपाल से एक और नई कहानी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है ईर्ष्या। पहले भाग में आप लोगों को सरला का अपनी बेटियों को लेकर भयभीत होने के पीछे टीवी पर तथा अखबारों में छपी समता के जीवन में हुए हादसों के बारे में वर्णन किए थे। अब सरला अपने पति को दूसरी एक नई कहानी सुनाती है। सरला मन ही मन बहुत डरी हुई है। अपने पति भूपेंद्र को समता के जीवन की करुण कथा सुनाते हुए बहुत भावुक हो जाती है और एकाएक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसे में पति भूपेंद्र संवेदना जताते हुए कहने लगे, सरला, तुम तो समझदार हो। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे मन में इस तरह की संभावित दुर्घटना के विषय में डर सा बैठ गया है, जो साधारणतया होता है। पर ऐसी आशंका के चलते हम लोग अपने बच्चों की पढ़ाई को तथा भविष्य को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते हैं ना। हालांकि कब कहाँ ऐसी समस्या हो कुछ कह नहीं सकते, पर यह तो कह नहीं सकते कि ईशा और निशा के साथ कुछ ऐसा होगा। यह तो नसीब नसीब की बात होती है। सरला अपने पति की बातों को सुनकर आक्षेप जताते हुए कहती है, हम लोग सभी कुछ हमेशा अपने भाग्य पर छोड़कर नहीं बैठ सकते हैं ना। परिस्थितियों को देखकर हमें खुद को भी बहुत सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, ताकि हर संभावित खतरे से बच सकें। मुझे इस विषय में सोचना होगा ताकि कोई तो उपाय निकले। अपनी पत्नी के विचार की सराहना करते हुए भूपेंद्र कहने लगा, कोई बात नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, पर बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, हमेशा उसका ख्याल रखना। सरला अपने पति को कहने लगी, अभी कुछ दिन पहले की ही घटना है। उमा पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है। 5 भाई बहनों में उमा दूसरे नंबर की है और उसकी बड़ी बहन उषा पढ़ाई में छोटी बहन उमा से थोड़ी कमज़ोर है। परंतु इस बाबत कोई भी घर पर किसी प्रकार किसी से गिला शिकवा नहीं करती। उमा और उषा के छोटे छोटे 3 भाई हैं। वह लोग भी पढ़ाई में बहुत तेज हैं, परंतु उनमें सबसे तेज उमा है। उमा सभी कक्षा में पहला स्थान हासिल करती है। अपने गांव से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर पैदल चलकर उसे स्कूल में जाना होता है। गांव के बहुत से बच्चे इस तरह से स्कूल जाते हैं। रास्ते में चलते चलते बहुत से बच्चे मिल जाते हैं, तो एक साथ सभी गप्पे करते हुए चलते रहते हैं, तो उनका सफ़र भी बहुत सुखदायक होता है। उमा के पिता श्याम सुंदर जी शहर में किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और उन्हें तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। हालांकि उनके खेत जमीन भी हैं। ऐसे में उनके घर के आर्थिक हालात ठीक ठाक से हैं तथा थोड़ा आधुनिकता का जीवन बिताते हैं, जो औरों से थोड़ा भिन्न है। समय की गति के साथ उषा और उमा दोनों ही पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ते रहे। उनके भाइयों के स्कूल अलग हैं, जहां केवल लड़के लोग ही पढ़ाई करते हैं, तो उषा का स्कूल केवल लड़कियों के लिए ही है और दोनों ही स्कूल उनके घर से 2 अलग अलग दिशा में है, जिस कारण अपने अपने हिसाब से स्कूल जाते हैं। उषा से उमा मात्र 1 वर्ष छोटी है और उषा पढ़ाई में थोड़ी कमज़ोर रहने के कारण उसके मन में बिल्कुल भी आक्षेप नहीं है। वह तथा घर के सभी लोग यही सोचते हैं कि हाथों की सभी उंगलियां कभी एक जैसी नहीं होती है, अतः सभी बच्चे एक से हों ऐसा भी तो नहीं कहा जा सकता। उमा की मौसी की बेटी पूनम भी उमा के साथ एक ही कक्षा में पढ़ती है, जो उमा से केवल 1 महीना बड़ी है। ऐसे में दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है। मौसी का घर स्कूल से ठीक उल्टा हाथों में लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में अक्सर उमा और उषा अपनी मौसी के घर में जाया करती है। पूनम की माँ पुष्पा उषा और उमा की मौसी है और बच्चों के प्रति मौसी पुष्पा तथा मौसा नानक राम जी का प्यार के विषय में ज़्यादा कुछ क्या कहना। यह भी दोनों
को अपनी ही बेटी की तरह मानते हैं। ऐसे में उषा और उमा दोनों हमेशा अपनी मौसी के घर में चली जाया करती है। नानक राम जी तथा उनकी पत्नी पुष्पा की बेटी पूनम के बाद 2 और छोटी बेटियां हैं। उसके बाद एक बेटा है जो लगभग छोटी कक्षा में पढ़ता है, तो बेटा अभी तक स्कूल नहीं जाता है। पूनम पढ़ाई में थोड़ी कमज़ोर है, इस पर उमा उसे बहुत सी मदद करती रहती है। स्कूल के सारे बच्चे जानते हैं कि यह दोनों मौसेरी बहन हैं। ऐसे में कभी कभी खराब रिजल्ट के कारण बहुत सी सहेलियां पूनम को उलाहना सुनाती है तथा उमा और उषा के उदाहरण देती है, जो पूनम को अच्छा तो नहीं लगता पर किसी से कुछ कहती नहीं है, केवल अंदर ही अंदर मायूस होती है। ऐसे में उमा और उषा उसे खूब समझाते हैं और उमा उसे मदद करते हुए कहती है, अरे पूनम, तू तो चिंता मत करना। तुझे जब जैसी आवश्यकता हो मुझे कहना, मैं तुझे हर तरह से मदद करूंगी। मैं समझती हूँ कि तू थोड़ी कमज़ोर है, पर कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर। मैं तुझे नोट्स वगैरह दे दूंगी, तू उसे देखकर पढ़ेगी, तब भी तू अच्छे अंक हासिल कर लेगी। ऐसे में दुखी नहीं होना, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, तू चिंता ना करना। उमा के द्वारा इस कदर सहयोग से पूनम को लाभ तो होता है, पर आशा के अनुरूप नहीं होता, क्योंकि उमा हर वर्ष परीक्षा में पहला स्थान हासिल करती है, पर पूनम किसी भी तरह पास कर जाती है और अंदर ही अंदर मन में दुखी होती रहती है तथा उसके मन में उमा के प्रति ईर्ष्या एक प्रकार के ज्वालामुखी की तरह भयानक रूप लेने लगी, जो किसी को भी पता नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक तरफ जहाँ पुष्पा के बच्चों में ईर्ष्या पनप रही है, वहीं पुष्पा तथा उसके पति नानक राम जी के मन में भी ईर्ष्या पनपने लगी, क्योंकि न केवल उमा उषा पढ़ाई में अव्वल है, उनके परिवार की आर्थिक हालत भी खुशहाल है। उमा के पिता श्याम सुंदर शहर में किसी कंपनी में नौकरी करते, तो उनको पैसे भी अच्छे मिलते हैं। वहीं खेत खलिहान की वजह से न केवल आर्थिक तथा रहन सहन भी थोड़ा आधुनिक किस्म का होने के कारण बहुतों के आंखों में चुभते हैं, विशेषकर पुष्पा मौसी तथा नानक राम जी के, क्योंकि उनके पास भी बहुत से खेत जमीन है, पर उनका रहन सहन पूरा देहाती किस्म का है। उषा अपनी 10वीं की परीक्षा को उत्तीर्ण करते हुए दूसरे स्कूल में जाकर 11वीं में भर्ती हो गई। उसके एक वर्ष छोटी उमा अब 10वीं कक्षा में है। मौसी की बेटी पूनम भी 10वीं में है। एक रोज़ बातों बातों में पूनम कहने लगी, अरे उमा, मुझे लगता है कि मैं 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम में फेल हो जाऊंगी। ऐसे में उमा उसे सांत्वना देते हुए कहती है, तू इतना मायूस क्यों होती है? मैं हूँ ना, मैं तुझे मदद करूँगी, तो फिर कैसे फेल होगी। ऐसे में एक रोज़ पूनम की माँ पुष्पा उमा को अपने घर में बुलाने पर, जैसा कि अक्सर उमा अपनी मौसी के घर में जाती है, वैसे ही चली गई, तो पुष्पा बड़े ही नाटकीय ढंग से कहने लगी, बेटा उमा, तू भी तो मेरी बेटी की तरह है ना। अब मैं तुझे क्या बताऊं और कैसे बताऊं बेटा। अगर तू पूनम को मदद नहीं करेगी तो उसका तो 10वीं की बोर्ड परीक्षा में फेल होना निश्चित है। तू ऐसा क्यों नहीं करती? तू तो रोज़ अपने घर से इतना दूर चलकर स्कूल में आती है। इससे अच्छा है कि तू हमारे घर में ही रह जा। यह भी तो तेरे ही घर है। मैं तेरी मौसी हूँ, तुझे यहाँ सारी व्यवस्था कर दूँगी। तू जब जब पढ़ाई करेगी तो पूनम को भी दिखा सकेगी। हमारे यहाँ पर रहेगी तो तेरी थकावट भी कम होगी। उमा को मौसी की करुणा भरी तथा आग्रह भरी बातें पसंद आई। वह मौसी के कहे बातें अपनी माँ को कहने पर माँ उर्मिला राजी हो जाती है और खुशी जाहिर करते हुए कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है।
यहाँ से रोज़ 3-4 किलोमीटर का रास्ता, आने जाने में 7-8 किलोमीटर का रास्ता क्या कम है। अगर यही बात उषा के समय कहती तो और अच्छा होता। यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों एक साथ पढ़ाई भी कर लोगे, साथ में पूनम को भी दिखा देना ताकि वह फेल होने से बच जाए। नहीं तो उसका न केवल साल खराब होगा, तुम्हारे पश्चात उसे मदद करने वाला भी कोई नहीं होगा। बेचारी अकेली पड़ जाएगी। अगर वह भी पास हो जाएगी तो तुम दोनों एक साथ ही 11वीं के लिए नए स्कूल में भर्ती हो जाओगी। कुछ दिन बड़ा ही ठीक ठाक सा बीता कि एक रोज़ पूनम के घर में कोई नए मेहमान आ गए। पूनम कहती हैं, मेरे पिताजी के जो बड़े बुआ जी हैं उनके बेटे मोहनलाल हैं। यह उनके बेटे नानू हैं। ऐसे में नानू मेरा चचेरा भाई लगता है जो शहर में रहता है। बड़े दिनों के बाद गांव में आया तो हमारे घर में घूमने आया है। 1-2 दिन रुकेगा फिर शहर को चला जाएगा। नानू सभी से घुल मिल गया जो उमा को भी अच्छा लगा। उमा रोज की तरह पूनम के साथ स्कूल में जाती है और उसके साथ ही उसी के घर में वापस आ जाती है, क्योंकि उमा अपनी मौसी के घर पर ही रहती है। 1-2 रोज और बीत गए कि रात को खाना खाने के बाद रोज की तरह उमा पूनम की बगल में सो गई। पर रोज की तरह सुबह होने पर उसकी नींद न खुली। जैसा कि उसकी नींद खुलने का समय होता है, उसे कुछ और दवाई दी जाती है, जिस कारण 2-3 दिन तक सोते ही रह गई। और जब 2-3 रोज के बाद उसकी आँख खुली तो देखा कि उसके चारों ओर बहुत से लोग खड़े हैं। जब उमा अपनी लड़खड़ाती जुबान से पूछा तो उस पर नानू कहने लगा, तुम उस रात को खाना खाकर बीमार पड़ गई थी, इस कारण तुम्हें शहर में लेकर आ गए और अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अब 1-2 रोज के बाद तुम्हें यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी तो तुम्हें फिर से घर पहुँचा देंगे। पहले पहले तो उमा को नानू की बात पर कुछ विश्वास हुआ, पर उसे मन ही मन शंका होने लगी। यह नानू मुझे लेकर जरूर कोई साजिश रच रहा है। यहाँ तो अस्पताल जैसा माहौल कुछ भी नहीं लग रहा है, जैसा कि मैं अक्सर देखती हूँ, क्योंकि इससे पहले भी कई बार मैं अपने छोटे भाई बहन तथा माँ के साथ अस्पताल में गई हूँ, पर यहाँ पर तो कुछ अलग ही माहौल दिख रहा है। 2-4 दिन किसी भी तरह बीत गए कि नानू और दिखाई नहीं देता। कोई दूसरे लोग जिन्हें उमा पहचानती नहीं है, यहाँ तक कि ऐसी कोई महिलाएं भी हैं जिनकी उम्र लगभग माँ और मौसी की जैसी है, और उनकी बातचीत तथा चाल चलन देखकर उमा को संदेह होने लगा, कहीं मुझे कोई गलत जगह पर तो नहीं लाया गया, जहाँ पर शारीरिक शोषण तथा लड़कियों का व्यापार होता है। मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। मुझे यहाँ से किसी भी तरह से निकलना होगा, परंतु मुझे तो यह भी नहीं मालूम है कि मैं कहाँ पर हूँ। केवल इतना पता हो रहा है कि किसी गलत माहौल में मैं फंस चुकी हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि नानू ने मुझे यहाँ पर लाकर बेच दिया है, जैसा कि अक्सर सुनने को मिलता है। जब तक उमा मन में कुछ विचार करती कि किस प्रकार वहाँ से भाग सके, तब तक उसके पास बहुत से लोग आ जाते हैं और चारों ओर से उसे नोचने लगते हैं और कहने लगे, तुम्हें हमारे पास बेच दिया गया है, अब तुम यहाँ से कभी भागने की कोशिश मत करना। अगर भागने की कोशिश करोगी तो मार दी जाओगी। कहते कहते एक ने उमा को इंजेक्शन लगा दिया तो उमा फिर से बेहोश हो गई। उमा के साथ वहाँ पर वह सब कुछ हो गया जो अक्सर लड़कियों के बाजार में होता है। जब उसको होश आया तो देखा उसका शरीर बिल्कुल जर्जर हुए मकान की तरह हो गया है, बेआबरू होकर बिस्तर पर पड़ी हुई है और चारों ओर नए नए लोगों के चेहरे
जितने लोग उतनी बातें, हमने तो मुंह मांगा पैसा दिया है, अब हम लोग जो कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। उमा सोचने लगी, मेरी मौसी और उसकी बेटी पूनम ने मेरे साथ धोखा किया है। उन लोगों ने जानबूझकर मेरा जीवन नष्ट करने के लिए नानू को उनके घर में बुलाया था। नानू उनका कुछ लगे या नहीं पता नहीं, हो भी सकता है, पर मेरा जीवन बर्बाद करने का संकल्प करते हुए उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा छल कपट किया है। मेरी पुष्पा मौसी ने ही मुझे उनके घर पर रहने की सलाह दी थी। इसका मतलब है कि बहुत दिनों से उनके मन में ऐसा गलत विचार था। लगभग 2 महीने हो गए कि एक रोज उमा की माँ उर्मिला को लगा कि बड़े दिन हो गए हैं, उमा घर पर नहीं आई है। वह उसकी मौसी के घर में गई है, वहाँ पर रहकर पढ़ाई करती है और वहीं से स्कूल जाती है। और पुष्पा तथा पूनम उसे खूब प्यार करती है। फिर भी मेरा मन उमा के बिना उखड़ा उखड़ा सा लगता है। क्यों ना एक रोज उमा से मिलकर आए। हो सकता है कि उसकी परीक्षा नज़दीक होने के कारण वह घर पर नहीं आ रही हो। अब तो केवल 2 महीने ही बचे हैं। उर्मिला अपनी बहन के घर में पहुंचने पर पुष्पा उसे बहुत ही सद्भावना के साथ स्वागत करती है, पर उमा के बारे में पूछने पर कहने लगी, वह तो पिछले रविवार को घर गई थी, उसके बाद फिर नहीं आई। मैं तो पूनम को कह रही थी कि जरा फिर से खोज खबर तो ले कि कहीं उमा बीमार तो नहीं पड़ गई है, या कोई और बात तो नहीं है कि वह हमारे घर में नहीं आ रही है। पुष्पा की बातें सुनकर उमा के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। सोचने लगी, पिछले रविवार का मतलब 1 सप्ताह हो गया है। आज रविवार है, मतलब कि 7 दिन हो गए और उमा की कोई खबर नहीं है। एकाएक भावनाओं में आकर उर्मिला के आंसू बहने लगे। पुष्पा उसे सांत्वना देने के बहाने बहुत सी बातें करने लगी और मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने लगी। उर्मिला झटपट वहाँ से घर में वापस आ गई और अपने पति श्याम सुंदर जी को खबर भेजती है। खबर मिलते ही श्याम सुंदर जी घर पहुँचे और पूरे विषय को जानने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। तब तक उमा की गुमशुदगी मूल रूप से 1 महीने भर की हो गई है। पुलिस को जब पूरी बात का पता चला तो संदेहवश पुष्पा तथा उसके पति और पूरे परिवार को उठाकर थाने में लेकर आ गई। कई तरह से पूछने पर सारी बात खुल गई और पुलिस षड्यंत्र रचने के आरोप में पुष्पा और उसके पति नानक राम को तथा छोटी बेटी पूनम को थाने में बंद कर देती है और नानू की खोज में जुट जाती है। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी है। उमा को हजारों लाखों लोगों के हाथों में बेचा गया और जब जब उमा वहां से भागने की कोशिश करती तब तब उसकी खूब पिटाई करते और फिर दवा पानी करती। दवाई के नाम पर उमा को नशे के इंजेक्शन देती ताकि उन लाखों लोगों के मनोरंजन के साथ साथ उसके द्वारा वे व्यापारी लोग बहुत सा पैसा कमा सकें। लगभग 2-3 वर्ष इसी तरह से बीत गए। कभी तो उसे नशे की दवाई खिलाते हैं तो कभी उसे इंजेक्शन देते हैं और कभी कभी मार पिटाई। ऊपर से शारीरिक जुल्म की शिकार हो चुकी उमा बहुत बार वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो बहुत बार खुद मरने की भी कोशिश करती है, पर जितनी भी बार मरने की कोशिश की उतना ही बार उसे बचा लिया गया, क्योंकि उमा उनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो है। इधर उमा के माता पिता तथा पूरे घर वाले परेशान हो रहे हैं। बार बार पुलिस को जाकर अनुरोध करते रहे ताकि उनके कलेजे के टुकड़े उमा को किसी भी तरह से खोज कर निकाला जा सके, परंतु उसमें भी किसी प्रकार की कामयाबी नहीं मिलती। हारे थके श्याम सुंदर जी तथा उनकी पत्नी उर्मिला यह मानकर बैठ गए कि
या तो उसकी बहन पुष्पा उमा को किसी दूसरे के हाथ में बेच दिया, जहां या तो उसे गलत रास्ते पर चलने को मजबूर कर दिया या तो उसे मार दिया गया। पर मार देने से पहले ही उसके साथ ना जाने कैसा कैसा जुल्म किया होगा, जो सोचने पर भी रूह कांप जाती है। आखिर हमने हमारी बहन के साथ कौन सा अपराध किया है? उसने मुझसे किस बात का बदला लिया है? बात धीरे धीरे पूरे रिश्तेदारों में फैल गई। ऐसे में लोग पुष्पा तथा उसके परिवार वालों को धिक्कार रहे थे। पर उमा का तो जीवन बर्बाद हो गया है ना। 2-3 साल किसी भी तरह बीत जाने के पश्चात जब जब उमा पर लोगों के भरोसे हो गए कि अब तो उमा यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति नहीं रही कि वह यहाँ से बाहर निकलकर एक साधारण सा जीवन बिता सके। ऐसे में वह कभी और यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेगी। ऐसे में उमा को बाहर आने जाने की सुविधा दी गई। ऐसी अवस्था में एक रोज़ उमा वहाँ से निकलकर वहाँ के पुलिस स्टेशन पर गई और अपनी फरियाद सुनाती है। ऐसे में पुलिस वाले उसे भरोसा देकर अपने क्वार्टर में रख लेते हैं, परंतु वहाँ पर भी उसके साथ धोखा हुआ। पुलिस वाले रक्षक की बजाय भक्षक बन गए। किसी भी तरह बहुत मुश्किल से वहाँ से निकलकर वह वहाँ की रेल लाइन की पटरी पर जाकर पहुँची, यह सोचकर कि ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दूंगी। वह काफ़ी देर तक झाड़ियों के बीच में छुप कर बैठी रही और जैसे ही ट्रेन नज़दीक पहुंची, उसने पटरी पर छलांग लगाने की कोशिश की। इतने में छोटे छोटे बच्चे लोग जो पटरी के बगल में ही खेल रहे थे, यह लोग लपक कर उसे बचा लिए। तब तक बहुत से लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। उनमें एक महिला ऐसी भी थी जो कोई एनजीओ चलाती थी। वह उसे अपने साथ लेकर गई और उमा उनसे अपने जीवन की पूरी कहानी कहती है। घूमते समय चक्र के साथ साथ एनजीओ चलाने वाली महिला अर्चना देवी के सहयोग से उसे एक अस्पताल में सहायिका की नौकरी मिल गई, जहां पर वह नौकरी करती रही और अर्चना देवी के घर में रहने लगी। उमा किसी तरह अपना जीवन बिताने लगी और कभी ऐसा समय आया कि अर्चना देवी के सहयोग से रवि नाम के एक लड़के के साथ उमा की शादी करवा दी जाती है और इस प्रकार उमा के जीवन के मौसम में बदलाव आता है और बहार आती है। इन सारी खबरों को अपने पति को बताते हुए सरला मन ही मन बहुत डरी हुई है। उसे डर सताने लगा। वह अपने मन की बातें अपने पति को व्यक्त करते हुए कहती है, मुझे तो इन प्रतिस्पर्धा के कारण डर सा लगने लगा है। पता नहीं कल को हमारी बेटियों के साथ कोई ऐसी वैसी दुर्घटना ना घट जाए। इतने में सरला के पति भूपेंद्र उसे सांत्वना तथा समझाते हुए कहने लगे, देखो सरला, तुम तो समझदार हो, तुम जो भी कदम उठाओगी मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, पर थोड़ा सोच समझकर कदम उठाना ताकि अपने बच्चों के भविष्य अंधकार में ना हो जाए। सरला भी बहुत चिंता में पड़ गई कि क्या किया जाए, क्योंकि उसकी दोनों बेटी स्कूल में सर्वदा प्रथम स्थान प्राप्त करती है। ऐसे हालत को देखते हुए वह बहुत ही भयभीत हो रही है। धन्यवाद।